Jai Hind दोस्तों, welcome back to Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav and on today February 4 we will discuss these topics from current affairs. आज के Pre-Secure के सेशन में हम इन टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे. जो पहला टॉपिक है वो है रमसार कन्वेंशन और वेटलैंड से रिलेटेड. ये न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि अभी कौन सा मंथ चल रहा है? फरवरी. और इसी फरवरी के महीने में या फरवरी के मंथ में हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व करते हैं. तो आज प्री सिक्योर के सेशन के शुरुआत में ही तुम्हारे लिए पहला क्वेश्चन ये हो गया दैट ऑन विच डे वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे. ये बात मैं आगे बताऊंगा, पर थोड़ा अपने दिमाग पर अगर जोर डालोगे तो ये आंसर तुम भी कर सकते हो, क्योंकि पिछले साल भी वर्ल्ड वेटलैंड डे के दौरान मैंने एक डिटेल्ड वीडियो रमसार कन्वेंशन और वेटलैंड कंजर्वेशन पर स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आपके लिए अवेलेबल करवाया था. दूसरा टॉपिक है भारत विस्तार से रिलेटेड. तो ये भारत विस्तार इनिशिएटिव किस चीज से रिलेटेड है, यहाँ किस चीज के विस्तार की बात हो रही है, वो हम डिस्कस करेंगे. थर्ड वुड बी अरब लीग. इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर्मेशन से लेकर अपनी डिप्लोमेसी को बेहतर करने से लेकर ये अरब लीग वाला टॉपिक न्यूज में रहा. फोर्थ होगा चक्र प्लेटफॉर्म. चक्र प्लेटफॉर्म अगेन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव फॉर टारगेटिंग ए स्पेसिफिक पर्पस. फिफ्थ वुड बी निपाह वायरस. निपाह वायरस यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, बाकी स्टेट पीसीएस का भी पहले भी इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं. अभी फिर से ये न्यूज में है तो हमारा ये ड्यूटी बनता है कि हम इसके अपडेट्स भी देखें. फिर हम उसके बाद कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज के लिए आपके लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे. सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू रमसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स. आप यहाँ पे पीआईबी पे एक अपडेट देख सकते हो दैट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव व्हाट ही अनाउंसेस टू न्यू वेटलैंड्स इनटू द इंडियाज रमसार लिस्ट. इंडिया की तरफ से रमसार लिस्ट में जो भी वेटलैंड्स इंक्लूडेड है उसमें दो और नए वेटलैंड्स इंक्लूड हुए हैं. कौन कौन से? यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर जहाँ कर्सर है, पटना बर्ड सेंचुरी. अब पटना बिहार में है, मेरी जन्मभूमि है पटना बिहार, लेकिन पटना बर्ड सेंचुरी बिहार में नहीं है. कंफ्यूज नहीं होना है, बाबू भैया नहीं बनना है कि पटना पटना मतलब बिहार नहीं. थोड़ा स्मार्ट बनना है. पटना बर्ड सेंचुरी इटाह उत्तर प्रदेश में है, बिहार में नहीं. पटना सिटी वाले बिहार में है. एंड दूसरा चारी धांड, ये कच्छ में. तो ये दो नए वेटलैंड, एक उत्तर प्रदेश पटना बर्ड सेंचुरी एंड चासरी धांड ये कच्छ से, इन दोनों को रमसार लिस्ट में फिर से इंक्लूड किया गया. रमसार लिस्ट में इंडिया की तरफ से इंक्लूड किया गया. बाकी वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करें तो ये 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. अभी वो वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन वीक फलाना चिलाना ढिमकाना डे आने वाला है. वो तो तुम्हें मालूम होगा ही कि आज क्या है परसों क्या है, पर उससे ज्यादा थोड़ा इन सब चीजों पे भी ध्यान दो कि आपको फरवरी 2 भी याद होना चाहिए. बुझे? चलिए, अब इस रिलेटेड क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द रमसार कन्वेंशन डिफाइंस वेटलैंड्स टू इंक्लूड एरियाज ऑफ मरीन वाटर वेयर द डेप्थ एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर्स. बिल्कुल, वैसे रमसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वेटलैंड्स जो होते हैं उसमें बील वाला रीजन भी कवर होता है, उसमें इवन राइस फील्ड भी कवर हो जाते हैं. बट अगर हम मरीन वाटर की बात करें तो इवन मरीन वाटर भी वेटलैंड्स में क्लासिफाई हो सकता है अगर वहां पे टाइड 6 मीटर से ज्यादा ना एक्सीड करें, क्योंकि जहां पे हाई टाइड होगा हम उसको रमसार लिस्ट में या वेटलैंड्स वाले लिस्ट में नहीं कैटेगराइज करेंगे. पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? करेक्ट. दूसरा, इंडिया बिकेम ए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द रमसार कन्वेंशन इन 1982. Tamil Nadu has the highest number of Ramsar sites in the country. Again, it is correct कि इंडिया रमसार कन्वेंशन का पार्ट 1982 में बनता है और तब से लेके आज तक हर साल या रेगुलर इंटरवल पे इंडिया ने रमसार लिस्ट में अपने तरफ से वेटलैंड्स का इंक्लूजन करवाया है. इट मींस इंडिया इज सिंसियर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड. एंड सबसे ज्यादा वेटलैंड्स किसके पास है? कौन से स्टेट के पास? तमिलनाडु के पास. आप जरा गूगल करके भी लिस्ट देख सकते हो कि तमिलनाडु में कौन कौन से वेटलैंड साइट्स हैं. Third, under the Ramsar Convention, only natural fresh wetlands are eligible for designation as wetlands of international importance. देखिए, ऐसा नहीं है. रमसार कन्वेंशन में ही हम लोग वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को कैटेगराइज करते हैं, बट नेचुरल के साथ साथ जो आर्टिफिशियल सोर्स भी होते हैं, जैसे इवन राइस फील्ड हो गया या पॉन्ड हो गया, दैट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, नॉट जस्ट नेचुरल सोर्सेस. थर्ड इज रॉन्ग. थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग. फोर्थ, इन 2026 पटना बर्ड सेंचुरी इन बिहार. यहां पे गलती होगी बाबू भैया, पटना बिहार में है लेकिन पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है. फोर्थ रॉन्ग. करेक्ट ढूंढना था आपको. आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली. बुझे? चलो. सो रमसार कन्वेंशन की यहाँ पे डिटेल रहेंगे किस तरह से रमसार कन्वेंशन 1975 में, रमसार जो कि ईरान में एक प्लेस है वहां एग्जिस्टेंस पे आया था, इसलिए हम इसे रमसार कन्वेंशन बोलते हैं. ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है पर यूएन कन्वेंशन नहीं है. हालांकि इसको यूएन क्लोजली मॉनिटर करता है, बट दिस इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय यूएन.
राइट। इसके सेक्रेटेरिएट की बात करें तो इसका अपना कोई इंडिपेंडेंट बिल्डिंग नहीं है। अभी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ही इसके सेक्रेटेरिएट को, वहां पे आईयूसीएन का जो सेक्रेटेरिएट है एक्चुअली उसे यूज किया जाता है। स्विट्जरलैंड जो है ना गाइस, स्विट्जरलैंड देखो क्या होता है कि एक टाइप से ना एक न्यूट्रल टेरिटोरी के रूप में वर्क करता है। दैट्स वाई कई हेडक्वार्टर्स वहां पर होते हैं, इंक्लूडिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसकी मीटिंग भी वहीं होती है। वेटलैंड्स की डेफिनेशन की बात करें तो वेटलैंड्स के डेफिनेशन में नेचुरल, आर्टिफिशियल एज वेल एज मरीन रीजन कवर होते हैं तीनों। नेचुरल जैसे बिल वाला रीजन हो गया, कोरल रीफ्स हो गया, लेक्स हो गए। आर्टिफिशियल में फिश पॉन्ड्स, पैडी फील्ड्स, ये सारे चीज हो गए, सॉल्ट पेन्स हो गए। और मरीन लिमिट में जहां पे कि हाई टाइड 6 मीटर से ज्यादा ना हो, वो मरीन रीजन भी किसमें क्लासिफाई होगा, वेटलैंड्स में। अब इसी वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड एक टर्म आता है रमसार से रिलेटेड, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में उस वेटलैंड को इंक्लूड करते हैं जो कि थ्रेट फेस कर रहा है ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इंडिया की तरफ से दो लेते हैं, एक है केवलादेव घाना नेशनल पार्क और दूसरा है लोकतक लेक। तो इन दोनों रीजन में ऑब्जर्व किया गया ड्यू टू पॉल्यूशन एंड ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस दीज टू वेटलैंड्स आर फेसिंग क्राइसिस। दैट्स वाई इनको किसमें इंक्लूड कर गया, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। अब जैसे आसाम में कौन सा हमारा रमसार लिस्ट में इंक्लूडेड वेटलैंड है, बोगी बील वाला, दीपोर बील वाला रीजन। तो दीपोर बिल वाला रीजन, हालांकि वहां पर भी पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, पर सरकार उसको कंजर्व करने का काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज जो यूनियन गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं। सो अगर मान लो आगे जाकर वहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस से पॉल्यूशन ज्यादा हो गया, तो दीपोर बिल को भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड करना पड़ सकता है। वहां पे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड होने का मतलब है कि वेटलैंड्स के हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, मुझे, इसलिए वहां पे इंक्लूड करके जितना जल्दी बाहर निकल जाए उतना अच्छा। दो न्यू साइट्स की बात करें तो पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, विच इज अ वेरी पॉपुलर सोर्स फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। एंड छाछरी डांड कच्छ रीजन में है। ये कच्छ रीजन जो गुजरात का ड्राई रीजन है, जो कि पहले समंदर का पार्ट होता था, वहां पर, यहाँ पर आपको चिंकारा मतलब ब्लैक बक्स, वुल्फ्स, बाकी डेजर्ट कैट्स, ये सारे स्पीसीज मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड टॉपिक पर आते हैं। सेकंड टॉपिक है भारत विस्तार से रिलेटेड। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स टाइम्स के अपडेट में, दैट गवर्नमेंट टू लॉन्च मल्टीलिंगुअल एआई टूल भारत विस्तार फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इस न्यूज क्लिपिंग से ही हमें एक बात समझ में आई कि ये जो भारत विस्तार नाम का जो हमारा प्लेटफॉर्म है या गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, यहाँ पे मल्टीलिंगुअल मीडियम है, मतलब ना सिर्फ इंग्लिश में, ना सिर्फ हिंदी में, ना सिर्फ असमीज में, ना सिर्फ बंगाल बांग्ला में, सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एआई बेस्ड सपोर्ट भी अवेलेबल रहेगा, ताकि हमारे फार्मर्स भी जो हैं वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और बाकी एग्रीकल्चरल रिसर्च का फायदा उठाकर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ा सके। यही भारत विस्तार का पर्पस है। अब ये क्वेश्चन मैंने इस मैनर में दिया है जहां पे दो स्टेटमेंट आपके पास हैं, आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ना है, पहले दोनों स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करनी है और फिर आंसर करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत विस्तार इज टू फंक्शन एज अ डिजिटल लैब टू लैंड ब्रिज डिलीवरिंग कस्टमाइज रिस्क मिटिगेशन एग्रीकल्चरल एडवाइजरीज टू फार्मर्स इन देयर लोकल लैंग्वेज। बिल्कुल। अब सपोज मैं फार्मर हूं, मैं यहाँ आसाम में माजुली में मैं फार्मर का काम कर रहा हूँ, तो मुझे अखोमिया में चाहिए कि मुझे अखोमिया में इंफॉर्मेशन मिल जाए, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। लेकिन अब सपोज मैं फार्मर हूँ जो गुजरात में हूँ, तो मुझे वहां पे अखोमिया में या इंग्लिश में या हिंदी में नहीं, मुझे गुजराती में चाहिए होगा। सो इन लोकल लैंग्वेजेस में ये सारे रिसर्च फैसिलिटीज फार्मर्स के लिए भारत विस्तार के अकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगे। दूसरा, द प्लेटफॉर्म यूटिलाइजेज अ मल्टीलिंगुअल एआई system to integrate digital farmer records AgriStack directly with the validated scientific packages of the Indian Council of Agriculture Research। बिल्कुल, यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है भारत विस्तार प्लेटफॉर्म ना, ये एआई का यूज करता है मल्टीलिंगुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, जिसमें एग्री स्टैक डिजिटल फार्मर रिकॉर्ड बोलते हैं एग्री स्टैक को। इसमें आईसीएआर के अकॉर्डिंग, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसके अकॉर्डिंग जो भी फार्मर रिकॉर्ड होना चाहिए, फार्मर से रिलेटेड रिसर्च अवेलेबल होना चाहिए, उसको अवेलेबल करवाने का काम इस प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। सो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 ये बता रहा है कि स्टेटमेंट 1 अर्थात भारत विस्तार किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो हम ऑप्शन ए को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। पूरा ऑप्शन पढ़ना है, आंसर क्या होगा, ए। क्योंकि जो चीज यहाँ लिखा है वो हो सकता है सी डी बी में भी लिखा हो, इसलिए पूरा पढ़ के आंसर करना है, आंसर ए हो गया। तो आपको भारत विस्तार अब समझ में आ चुका होगा। भारत विस्तार एक ऐसा प्लेटफॉर्म, अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो विस्तार का मतलब है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्स। एग्रीकल्चरल रिसोर्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए भारत विस्तार नाम का प्लेटफॉर्म है। मल्टीलिंगुअल एआई बेस्ड टूल्स को यूज किया जाता है। एग्री स्टेक नाम का पोर्टल, एग्री स्टेक बोले तो डिजिटल फार्मर रिकॉर्ड,
जिसमें ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का भी कंट्रीब्यूशन है। इसके ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम देखें तो कस्टमाइज एडवाइजरी प्रोवाइड करवाना, रिस्क रिडक्शन का काम करना, प्रेसाइज फार्मिंग फार्मर्स को सिखाना, क्लाइमेट रेजिलियंसी सिखाना, ये सारे इंफॉर्मेशन फार्मर्स के लिए अवेलेबल होंगे। आप इसको एक बार कमेंट सेक्शन से PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो या स्क्रीन को पॉज करके भी। ओके, और इसके सिग्निफिकेंस को हम अगर क्लासिफाई करने तो इट इज स्ट्रेंथनिंग द डिजिटल बैकबोन ऑफ द कंट्री, द डिजिटल बैकबोन विच वुड बी हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स। इट वुड ऑल्सो हेल्प लैब टू लैंड फैसिलिटी, मतलब इंडियन लैब टू लैंड, इस सब फ्रेज को समझो, मेंस के आंसर लिखने में काम आएगा। लैब में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के लैब में या किसी और लैब में जो भी इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है वो जमीन में फार्मर्स के लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। यही लैब टू लैंड फैसिलिटी एग्री स्टैक प्लेटफॉर्म के थ्रू या भारत विस्तार प्लेटफॉर्म के थ्रू फार्मर्स को अवेलेबल करवाया जाएगा। इंक्लूसिविटी, अब हमारा जो फार्मर है अपने लोकल, अपने इंडिजिनियस लैंग्वेज में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कर सकेगा। सो इट मींस इट इज प्रोमोटिंग इंक्लूसिविटी एज वेल, क्योंकि कई बार सिर्फ इंग्लिश में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने की वजह से या सिर्फ हिंदी में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने की वजह से कई रीजन के फार्मर्स को दिक्कत होती थी। तो ये इसके प्रॉपर सिग्निफिकेंस भी हो गए। कम टू द थर्ड टॉपिक, द अरब लीग। आप यहाँ पे देख सकते हो दैट द ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर, ही मीट्स 5 अरब लीग मेंबर्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि अरब लीग के मेंबर्स कौन कौन से हैं। ये इस मैप को देखिए, यहाँ पे ये सारे नेशंस, अफ्रीकन नेशंस, गल्फ नेशंस एंड लेवेंट कंट्रीज। जैसे अफ्रीकन नेशंस में मॉरिशियाना, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, है ना। गल्फ नेशंस की बात करें तो गल्फ नेशन में सऊदी अरेबिया, येमेन, ओमान, UAE, और उसके साथ साथ लेवेंट नेशंस की बात करें तो सीरिया, इराक, लेबनान, पैलेस्टाइन, ये सारे अरब लीग के मेंबर हैं। अब अरब लीग का फॉर्मेशन कब हुआ, क्यों हुआ, हम ये चेक करेंगे। भारत का अरब लीग के साथ क्या स्टेटस है, वो सारी बातें भी। चलिए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, और यहाँ पे देखना इंफॉर्मेशन क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है, करेक्ट नहीं। ये इंस्ट्रक्शंस पे भी आपको क्लियरली ध्यान देना है। पहला स्टेटमेंट क्या, द अरब लीग वाज फाउंडेड इन 1946। एक्चुअली ये टाइम भी गलत है, ये एक सिंपल फैक्ट है जो मैंने यहाँ भी मेंशन कर रखा है, आप चेक कर सकते हो। 1945 के मार्च में ही फाउंड किया गया था। टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग अरब स्टेट्स। एक्चुअली इसका मेन ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रमोट करना नहीं था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था पीसफुल एनवायरनमेंट डेवलप करना इन मेंबर नेशंस के बीच में, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट हमारा पूरी तरह से क्या हो गया, रॉन्ग, इनकरेक्ट ढूंढना था। तो ए आंसर होने के चांसेस खत्म हो चुके हैं, डी आंसर होने के चांसेस खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ए जब इनकरेक्ट है, नंबर 1 इनकरेक्ट है, तो वो बी और सी में ही अवेलेबल है ना। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन, समझो इसको। Second, decision taken by the Arab League Council are binding on all the members, including those that abstain or oppose. एक्चुअली देखो, डिसीजन जो है ना अरब नेशन का, सॉरी अरब लीग का, वो इसके मेंबर पे बाइंडिंग तो है, लेकिन बाइंडिंग उस केस में होगा जब आप उस मीटिंग में, जब ये डिसीजन लिया जा रहा था तब प्रेजेंट थे। अगर आप उस मीटिंग में प्रेजेंट थे लेकिन आपने डिसीजन को अपोज किया, या आप उस मीटिंग में एब्सटेन थे, प्रेजेंट ही नहीं थे, तो आपके ऊपर डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से रॉन्ग हो गया। चलिए, अब 1 इन 2 आंसर हमारा मिल चुका है, क्यों, क्योंकि सी में 2 नहीं है, आंसर पे आप पहुंच चुके हो। बाकी 3 एंड 4 करेक्ट स्टेटमेंट, यहीं से मालूम पड़ गया कि इंडिया इज एन ऑब्जर्वर मेंबर, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ अरब लीग इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड बाय द काउंसिल फॉर ए 5-year टर्म। दिस इज अनदर करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हम ये ढूंढ चुके हैं। यही आपको अरब लीग से समझना था, राइट। सो इसका फॉर्मेशन 22 मार्च 1945 को कायरो में किया गया। फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे, यहाँ आप देख सकते हो। करंट स्ट्रेंथ इसका 22 मेंबर्स हो चुके हैं। इंडिया, ब्राजील, एरिटेरिया, वेनेजुएला, ये सब इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, है ना। सो हमारा देश भारत इसका ऑब्जर्वर स्टेट है। इसके गवर्निंग स्टेटस की बात करें तो इसकी जो काउंसिल होती है वो सबसे हाईएस्ट बॉडी है, बट द डिसीजंस आर टेकन ऑन मेजोरिटी बेसिस। इवन ऐसा भी होता है कि डिसीजन बाइंडिंग तो है, लेकिन तभी बाइंडिंग होगा जब आप उस डिसीजन के टाइम में प्रेजेंट रहते हो और वोट करते हो। अगर आपने अपोज किया और अगर आप एब्सेंट थे तो आप पे डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा, बुझे। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज चक्र प्लेटफॉर्म। चक्र, भारत सरकार का चक्र, ये भगवान विष्णु का चक्र नहीं, भारत सरकार का चक्र है। क्या है भाई, SBI अनवेल्स चक्र सेंटर फॉर फाइनेंशियल सनराइज सेक्टर। मतलब भारत सरकार या भारत सरकार की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चक्र प्लेटफॉर्म को अनवेल कर रही है, लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही है। किस चीज के लिए, फाइनेंशियल सनराइज सेक्टर्स के राइज के लिए, या फाइनेंस सेक्टर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। चलिए देखते हैं, और करेक्ट ढूंढना था हमें। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, चक्र।
It is a knowledge driven platform designed to facilitate funding specifically for next generation technology led and substantially focused industries. Sustainability फोकस्ड इंडस्ट्रीज, बिल्कुल ये देखो करेक्ट स्टेटमेंट है। हालांकि ये डिटेल्स हम यहाँ पे डिस्कस करके भी समझ सकते हैं कि चक्र प्लेटफॉर्म जो है वो नॉलेज ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जिसमें मेनली इन सेक्टर्स को फोकस किया जाएगा, सनराइज सेक्टर्स को। क्या है ये सनराइज सेक्टर्स? तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड, ई मोबिलिटी से रिलेटेड, है ना, एडवांस सेल केमिस्ट्री से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर, डीकार्बोनाइजेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, ये वो सारे सेक्टर्स हैं गाइस जिनका आगे आने वाले समय में, आगे नियर फ्यूचर में या फार फ्यूचर में काफी इंपॉर्टेंस होने वाला है। इसी को चक्र प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग कवर किया जाता है। चक्र माने सेल केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, एडवांस कंप्यूटिंग, कैरिज्मेटिक लिविंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक, जो कि इन सारी चीजों से कवर हो रहे हैं। तो पहला चीज तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा क्या? द इनिशिएटिव फोकसेस ऑन सनराइज सेक्टर सच एज ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर एंड डाटा सेंटर। तो ये तो हमें यहाँ मिला ही था ना, मिला था, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। Third, one of its core objectives is to assume the role of a financial regulator for the banking ecosystem to enforce green lending norms. एक्चुअली देखिए कुछ भी यहाँ पे इन्फोर्स नहीं करवाया जाता है। ये जो चक्र से है ना, हमारा चक्र इनिशिएटिव, ये ना एडवाइजरी रोल में है। क्योंकि इन्फोर्स इसलिए नहीं करवा सकते बिकॉज चक्र खुद से आपको फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करने का काम करता है। चक्र करेगा क्या? जैसे मान लो एसबीआई के थ्रू, पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू, या एक्सिस के थ्रू, या एचडीएफसी के थ्रू, या बाकी किसी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के थ्रू आपको फाइनेंशियल सर्विसेज या बाकी जो कुछ भी सपोर्ट चाहिए वो अवेलेबल करवाने का काम करेगा, फैसिलिटेट करवाने का काम करेगा। तो जब ये फैसिलिटेट करवाने का काम कर रहा है तो इन्फोर्स कैसे करेगा? एडवाइजरी रोल में ही हो सकता है। दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया गाइज? रॉन्ग हो गया। सेकंड करेक्ट थे, वन करेक्ट थे, थर्ड रॉन्ग। Fourth, the vision of this initiative is to include the vision of this initiative includes unlocking a cumulative capital expenditure of over 100 lakh crore by the year 2030. ये जिस सनराइज सेक्टर की हम बात कर रहे थे गाइस, ग्रीन हाइड्रोजन हो या सेमीकंडक्टर हो, ऑब्वियसली इसको फंडिंग भी चाहिए और चक्र इनिशिएटिव का ये एक टारगेट भी है कि 2030 तक हम 100 लाख करोड़ रुपए का फैसिलिटेशन करवा सके ताकि इन सेक्टर्स में ग्रोथ पॉसिबल हो। तो ये एक फैक्ट हो गया जो आपको याद रखना है। हाउ मेनी पूछ रहा था करेक्ट, तो वन, सेकेंड एंड फोर्थ। तो हाउ मेनी कितना हुआ? मतलब आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट देखने हैं, सीरियल नंबर नहीं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। आंसर क्या होगा? ओनली 3। ये सारी चीजें सीखो ताकि प्रीलिम्स और मेंस में अच्छा कर सको। चक्र यहाँ पे समझ ही चुके हो। अगर हम इस स्लाइड की भी बात करें तो चक्र के सिग्निफिकेंस में एक तो मेन सिग्निफिकेंस हो गया 100 लाख करोड़ तक का फंड अवेलेबल करवाना, सस्टेनेबिलिटी गोल्स को अचीव करने के लिए सपोर्ट करना इंडस्ट्रीज को, एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट भी बनाना। अब ये स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे? भारत की सरकार हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, डिफरेंट रेगुलेटरी एजेंसीज होंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये सारे इंस्टीट्यूशंस होंगी। ये सारा मेन काम करवाना चक्र इनिशिएटिव का पार्ट है। ओके, चलिए, लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज निपा वायरस। अगेन ये फिर से न्यूज में रहा। वाई? बिकॉज निपा वायरस को लेकर एनडीटीवी में और एनडीटीवी के अलावा बाकी न्यूज प्लेटफॉर्म पर भी बड़े अच्छे अपडेट्स हैं। सो अब हम इसको फिर से देखते हैं। बिकॉज इंडिया कन्फर्म्ड विद 2 निपा वायरस केसेस इन वेस्ट बंगाल सिंस दिसंबर। अब अगर फिर से निपा वायरस के केसेस मिल रहे हैं तो हमारे लिए बड़े कंसर्निंग बात है। चलिए, पहला स्टेटमेंट, इट इज a zoonotic virus whose natural hosts are fruit bats of the genus Pityriopus। एकदम करेक्ट है। ये तो हमेशा याद रखिएगा कि निपा वायरस ना फ्रूट बैट से, वो जो चमगादड़ होते हैं, बैटमैन भले आपका फेवरेट सुपर हीरो हो, मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर है बैटमैन, लेकिन जो फ्रूट बैट्स होते हैं ना उनसे निपा वायरस स्प्रेड होता है। इसलिए मार्केट से जब आप कभी फ्रूट खरीद कर लाएं और अगर वो फ्रूट कॉन्टेमिनेटेड आपको दिखे कि पहले से उसमें छेद है, किसी जानवर ने खाया हुआ है, प्लीज वैसे फूड्स मत कंज्यूम करें। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा, करेंटली द WHO हैज अप्रूव्ड अ स्पेसिफिक एंटीवायरल वैक्सीन फॉर ह्यूमन यूज टू प्रिवेंट निपा वायरस। ना 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 ना, अभी कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है बाबू। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। आंसर क्या होगा? वन ओनली। बुझे? चलिए, सो निपा वायरस की बात करें तो एक जूनोटिक वायरस है। जैसे कोविड था उसी तरह से निपा वायरस भी जूनोटिक वायरस है, जिसका पहला आउटब्रेक हमको दिखा था पिग फार्मर्स में मलेशिया एंड सिंगापुर में 1999, मतलब काफी पहले से चला आ रहा है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट इज क्लासिफाइड एज अ प्राइमरी पैथोजन बाय डब्ल्यूएचओ ड्यू टू इट्स हाई फैटिलिटी रेट एंड एपिडेमिक पोटेंशियल। मतलब काफी तेजी से बढ़ सकता है, एपिडेमिक का रूप ले सकता है, एंड फैटिलिटी रेट भी काफी हाई है, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन, लाइसेंस्ड वैक्सीन निपा वायरस को लेकर नहीं आया है। इवन ट्रीटमेंट की भी बात करें तो एंटीवायरल ट्रीटमेंट अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। काफी स्ट्रिक्ट केयर में ही मेरे मरीज को रखा जाता है, क्योंकि एक बार निपा वायरस के सिम्टम्स डेवलप होने लग गए देन देयर आर वेरी लेस चांसेस
की रिकवरी हो, क्योंकि फर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा है, 40 से 75% तक फर्टिलिटी रेट। दैट्स वाई कंसर्निंग है। ठीक है। इंक्यूबेशन की बात करें तो 4 से 14 दिन में निपा वायरस के जो भी सिम्टम्स है वो क्लियरली दिखने लगते हैं। ब्रेन इन्फ्लेमेशन, कॉमा, इन सब चीजों की वजह से मरीज की डेथ हो सकती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो सबसे पहले नेचुरल होस्ट है निपा वायरस का फ्रूट बैट। तो वो सबसे पहले फ्रूट बैट क्या करता है, वो पहले फ्रूट्स को कॉन्टेमिनेट करता है। फिर वहां से वो किसी अगर एनिमल को कट करता है, एनिमल को अगर बाइट करता है तो वहां पर भी हो सकता है। सो एनिमल टू ह्यूमन भी ये स्प्रेड करेगा, राइट। अगर किसी बैट ने सपोज मान लो जाके पिग को बाइट किया, या बैट ने किसी फ्रूट को बाइट किया और वो फ्रूट अगर ह्यूमन ने खाया तो वैसे भी है, फूड ब्रॉन बॉन्ड भी चल सकता है। इवन ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कंसर्निंग कि निपा वायरस के केसेस अगर 2 केसेस वेस्ट बंगाल में मिले, तो उन लोगों का अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं किया जाएगा, एयरपोर्ट पे प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं किया जाएगा, देन निपा वायरस कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये चीज याद रखिएगा। सो एनिमल टू ह्यूमन, फूड बॉर्न एंड ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है निपा वायरस का। ठीक है। स्पेशली पिग मीट से या पोर्क मीट से भी निपा वायरस के स्प्रेड होने के काफी चांसेस हैं। सो पोर्क मीट कंज्यूम करने के टाइम में भी अगर जो लोग करते हैं ये ध्यान दें। नाउ अब हम कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले कल मैंने जो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था वो रिपब्लिक डे परेड के टाइम में इंडिया ने जो एंटी सिप हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटी सिप हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिस्प्ले किया उससे रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट क्या, इट इज पावर्ड बाय ए टू स्टेट सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट मोटर एंड इज कैपेबल ऑफ एंगेजिंग मूविंग मेरीटाइम टारगेट्स। बिल्कुल ये सही है। मूविंग मेरीटाइम टारगेट्स को एंगेज करने के लिए कैपेबल है हमारा लॉन्ग रेंज एंटी सिप हाइपरसोनिक मिसाइल। सेकंड स्टेटमेंट, द मिसाइल फॉलोज अ सिंपल पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। सिंपल पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी ऐसी होती है कि यहां से लॉन्च किया, ऐसे जाकर गिर गया। अब पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि मूविंग मेरीटाइम टारगेट को हिट करेगा। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि सिंपल पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। तो ऐसा होगा बाबू, जब सिंपल पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा तो मूविंग टारगेट को कैसे हिट करेगा, क्योंकि मूविंग टारगेट अभी यहाँ पर है, आगे ऐसे खिसक जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। ये ऑन द पाथ, ये जो हमारा लॉन्ग रेंज एंटी सिप हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका भी पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दिया गया है, आगे दिया जाएगा। तो ये अपने पाथ में ही अपना ट्रेजेक्टरी ऐसे वेरी कर सकता है, और जब ट्रेजेक्टरी वेरी करेगा तब प्रिसाइजली जाकर मूविंग टारगेट को भी हिट करेगा। सो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओनली वन इज करेक्ट, आंसर क्या होगा, बी। दूसरा था जल जीवन मिशन से रिलेटेड। देखो, जल जीवन मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2019 में लॉन्च किया गया था। टारगेट रखा गया था कि 2024 तक हर रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्शन मिले। हालांकि ये अचीव नहीं हुआ, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक। ठीक है। कल मैं डीसीए लाइव का जो सेशन लूंगा, डीसीए लाइव का सेशन जो स्मार्ट आईज फाउंडेशन पर चलता है, वहां पर मैं जल जीवन मिशन भी डिस्कस करूंगा डिटेल में। आज मैं ब्रीफली तुम्हें प्री सिक्योर के सेशन में एक बार बता देता हूं। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट हैज द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन इन ऑल द रूरल हाउस होल्ड बाई 2024, जिसको एक्सटेंड किया गया 2028 तक। करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, नाउ स्टेट वुड रिसीव फंड अंडर द जल जीवन मिशन ओनली आफ्टर साइनिंग अ सेपरेट एमओयू विद ईच स्कीम मैप्ड थ्रू अ यूनिक स्कीम आईडी। बिल्कुल, जल जीवन मिशन में ये चीज ऑब्जर्व किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हम फंड तो देते थे, बट स्टेट गवर्नमेंट वहां पे पानी घोटाला कर देते थे। पानी घोटाला मतलब जल जीवन मिशन का अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इसलिए अब सेंटर ने फंड को रोकना शुरू कर दिया है कि आपको सेपरेट एमओयू साइन करना पड़ेगा हर स्टेट को, यूनिक स्कीम आईडी से अपने यहाँ कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ वो बताना होगा, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड रिलीज करेगी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा, सी, वन इंटू बोथ। इसके अलावा जल जीवन मिशन के और क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, कल के डीसी लाइव सेशन में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, आप वहां से भी देखिएगा। आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड, अभी भी न्यूज में था, आसाम के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी वहां पार्टिसिपेट करने गए थे, बाकी इंडियन हमारे ग्रुप्स के साथ, डेलीगेशंस के साथ। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड ये पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन डार्विन्स बार्क स्पाइडर से रिलेटेड, ये एक स्पीसीज है जो कि न्यूज में था, आप इसको लेकर थोड़ा गूगल अंकल से पूछताछ करोगे और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर करोगे। ध्यान देना, इंस्ट्रक्शंस में नॉट करेक्ट मैं पूछ रहा हूँ, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो भी देखना, करेक्ट नॉट करेक्ट पे ध्यान दिया कीजिए। ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। कल के प्री सिक्योर के सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।